बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और हम आपको एक शो में आज के खुशामदीद कहते हैं, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि आपका दिन आज का बहुत अच्छा गुजरे, हमेशा खुशियां आपके साथ रहें और हम दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ी एक एक्साइटिंग न्यूज़ है कि पब्लिक न्यूज़ को कायम हुए 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज पब्लिक न्यूज़ की एनिवर्सरी है और कामयाबी का ये सफ़र बड़ी खूबसूरती के साथ जारी रहा है। लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा एतमाद, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है। और इस वक्त हरमीत की तरफ चलते हैं। हरमीत ने भी हमें ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं सोच रहा था कि आप दोनों मुझे भूल गए कि हरमीत भी हमारे साथ स्टूडियो में नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। चलो याद कर दिया। हाँ, हमने कहा कि सबसे पहले तो आज पूरी पब्लिक की व्यूवर्स, जी पाजी, मैं तो आज बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज 3 साल इस इदारे के साथ मेरे हो गए। मैं इधर ही, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो इसी इदारे से की। हाँ। और जिस तरह पब्लिक ने हमें प्यार दिया, बल्कि जो हमारे पब्लिक है, जो व्यूवर्स हैं हमारे, पब्लिक की जो टीम है, हमने भी हमारी तरफ से जो टीम है उसने जिस तरह कोशिश की, हमारे पब्लिक को मायूस नहीं किया, बल्कि वो हर जो करंट अफेयर के हवाले से तमाम तर चीज़ें हमने कोशिश की, भरपूर तरीके से कवरेज दी उस तमाम तर चीज़ों को। लेकिन अगर हम सफ़र की बात करें नऊज साहब, तो पब्लिक जब ऑन एयर हुआ पहली बार तो इसको ये क्रेडिट जाता है कि माइनॉरिटी और फिर दस्तार में पहली बार किसी सिख को बिठा के खबरें पढ़ाना, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को जाता है। और इन्होंने एक नुमाइंदगी दी मीडिया में एक सिख एंकर को खबरें पढ़ते हुए। और पहले दिन से जो सुर्खी हमने बटोरी इंटरनेशनल मीडिया में, उसके बाद पब्लिक जैसे छा गया और आज तक ये सफ़र जो है, कामयाबी का सफ़र, ये अब भी रवा दवा। और अगर मैं बात करूँ, उसका क्रेडिट जो है हमारी टीम को जाता है। हमारे जितने भी, अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो फवाद खुर्शीद साहब, फवाद रिजवी साहब, असगर साहब, डॉक्टर असगर साहब हैं, दीगर जो हमारे एमडी साहब, इन तमाम तर लोगों ने उनके काविश इसके पीछे, और ख़ासकर जितने भी हमारे कैमरामैन, असिस्टेंट, रिपोर्टर्स, फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने इसको अपनी टीम समझ के और इसके लिए दिन रात जो मेहनत की, आज उसी का ये सिला है, सबको मिल रहा है। और हम अगर बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें हर जो वर्कर है उसका ही हाथ है इस पब्लिक न्यूज़ की कामयाबी में। तो मेरी तरफ से आपको, पूरे पब्लिक को आज ढेर सारी मुबारकबाद है। बिल्कुल ठीक है। मतलब यह है कि बड़े मुश्किल हालात रहे हैं, बीच में कोरोना आ गया, ऊपर नीचे हालात होते रहे, मुश्किलात आई, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोग्रामिंग में जिद्दत लाने की कोशिश की गई वो अपनी जगह है, उसको सराहा जाना चाहिए। चाहे वो करंट अफेयर्स के शोज़ हों, इंफोटेनमेंट के हों, CID जैसा शो, मतलब जो बड़ा पॉपुलर लोगों की आज भी उसको देखा जाता है। उसके अलावा जैसे आपने कहा, तो मैनेजमेंट पूरी को क्रेडिट जाता है कि इस नामसाद हालात के बावजूद डटे रहे। मतलब और बिल्कुल, बहुत से ऐसे मौके आए जहां पर हालात इतने अच्छे नहीं थे, खुशगवार नहीं थे ड्यू टू कोविड, लेकिन तमाम टीम, तमाम लोग, तमाम मैनेजमेंट ने हिम्मत नहीं हारी और कामयाबी का सफ़र जो है वो यूं ही रवा दवा रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी कामयाबी का जो सफ़र है वो यूं ही जारी और सारी। हमने अभी जैसे जिक्र किया कि वबा के दिनों में तो बहुत ही मुश्किल हालात रहे, मतलब लोग जो परेशान थे, कारोबार कम थे, उसके बावजूद डटे रहे हम लोग यहाँ पे, हमारी मैनेजमेंट। और उन्होंने कहा कि नहीं, पब्लिक के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कभी भी टूटना नहीं चाहिए। और जैसे हरमीत बता रहे थे कि टीम को पूरी को क्रेडिट जाता है कि पब्लिक के साथ उस रिलेशनशिप को, उस ताल्लुक़ को हमेशा ज़िंदा रखा है। जी हरमीत। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह वबा आई तो पूरे हमने देखा कि आसपास के जितने भी इदारे हैं, मीडिया खासकर भी उसमें खास मुतासिर भी हुआ। लेकिन जो हमारे वर्कर्स हैं मुश्किल हालात में भी अपने टीम के साथ खड़े रहे और आज भी हम देखते हैं, आज वो मुश्किल हालात से आहिस्ता आहिस्ता निकल भी रहे हैं, बल्कि तकरीबन निकल चुके हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पूरी टीम, जितनी भी टीम है, चाहे वो इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, जहाँ जहाँ पे हमारे वर्कर हैं, तो उन्होंने बड़े सब्र आजमा तरीके से, उन्होंने बड़े सब्र किए और बड़े अपने टीम के साथ खड़े रहे। और आज आपकी बात दुरुस्त है कि पब्लिक जहां खड़ा है इसमें पूरी टीम का हाथ है। और पाजी, आज बल्कि एक ख़ास दिन है हम सब के लिए कि आज हम, बल्कि मेरे लिए इसलिए ख़ास है कि मैं आज भी इन्हीं के साथ, अपनी इस टीम के साथ ही हूँ। और बड़ी खुशी मुझे होती है
जितना कंफर्ट मैं अपने पब्लिक टीम के साथ फील करता हूँ, शायद कहीं और करता। नहीं, हम सारे भी इस इदारे में बहुत ज्यादा बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, और जिस तरह से हम हालात की बात करें उसमें मैनेजमेंट ने अपने वर्कर्स का साथ दिया और वर्कर्स ने भी मैनेजमेंट का साथ दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में कामयाबी का सफर यूं ही जारी और सारी रहे, इंशाल्लाह, आमीन। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कल इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ लाहौर के इलाके जौहर टाउन में, जहां पर बम धमाका हुआ और 3 अफराद इसमें जान की बाजी हार गए। 25 के करीब अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, और कहा यह जा रहा है मतलब कि ये जो धमाका था ये जमात दावा के जो सरबराह हैं हाफिज सईद, उनकी रिहाइशगाह के बहुत करीब हुआ। लेकिन आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ये कह रहे हैं कि इसमें टारगेट जो थी वो पुलिस वैन थी, पुलिस वाले थे, और मतलब जिस गाड़ी में धमाका खेज मवाद मौजूद था वो इस वैन की वजह से आगे नहीं आ सकी। अगर ये वैन यहाँ पर मौजूद ना होती तो इससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। बहरहाल फिर भी ये कि 3 लोग अपनी जान से गए और अभी भी 4 की हालत नाजुक है, बेशुमार लोग जख्मी हैं। बड़े ही अफसोसनाक वाकया, काफ़ी अरसे बाद एक धमाका ऐसे हुआ है, बम धमाका हुआ है। हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो हुकूमत है, उसने कोशिश करके टेररिस्ट का काफ़ी कलाकुमा कर दिया था, मतलब कलाकुमा कर दिया हुआ है, उनकी कमर तोड़ दी हुई है। लेकिन ये जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं कहीं ना कहीं से ये निकल आते हैं और उनकी वजह से ये बम धमाका हुआ। एक अफसोसनाक वाकया, जैसे मैंने कहा कि 3 लोग इसमें शहीद हो गए और बेशुमार ज़ख्मी हैं, 4 की हालत नाजुक है। ये जो हलाक हुए इनमें एक बच्चा भी शामिल है, एक बाप भी शामिल है, और उसके अलावा एक सिक्योरिटी पे मामूर आदमी जो था शख्स वो भी शामिल है। तो इलाके में खौफो हरास है, दीवारें गिर गई लोगों के घरों की, आसपास के शीशे टूट गए, बहुत बड़ा एक गड़ा पड़ गया वहाँ पे जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो अफसोसनाक वाक़या जिसपे जितना भी अफसोस। और रऊफ साहब, अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि जब भी हम सुबह उठते थे और अखबार पर ही हमारी खबर, जब खबर पढ़ते थे, नज़र पड़ती थी, तो हमेशा सुबह के वक्त यही खबर होती थी कि फ़लाँ जगह ये धमाका और इतने शहीद हो गए। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, हमारे जो इदारे हैं, उन्होंने जिस तरह काम किया, दिन रात मेहनत करके, जिस तरह आपने बात की, तो टेररिज्म अगर हम देखें तो इस वक्त हमारा दुश्मन बड़ा चौकस है, और किस न किस तरीके से वो पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात बड़े नॉर्मल आ चुके हैं उसको दोबारा उस स्टेज पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद हमारे जो इदारे हैं उसी तरह दिन रात काम करें। मैं अगर बात करूं इस्लामाबाद या लाहौर या जिन जिन सिटी में बात करूं, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं उसके मुताबिक जिस तरह काम हो रहा है बड़ी तेज़ी से, खासकर इस वक्त जो प्रॉक्सी वार का बहुत बड़ा खतरा भी है अफगानिस्तान से, अगर ये अमेरिकन इनखला कर जाते हैं, तो उसी हवाले से भी अगर आप देखें तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां बड़ी चौकस हैं। और ये बिल्कुल, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सलूट करना चाहिए तमाम तरह नौजवानों को। उम्मीद कर रहे हैं कि एक टाइम था लाहौर में बहुत ज़्यादा धमाके हुआ करते थे, लेकिन ये अब काफ़ी अरसे बाद ये हादसा रूनुमा हुआ है। लेकिन हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा कोई भी वाक़या रूनुमा ना हो। खैर, हम शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो इसका हर फर्द सोशल मीडिया पर मौजूद है, हर एक की एक्सेस में है ये सोशल मीडिया, और हर कोई मुख्तलिफ ऐप्स को, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। और जब हम सोशल मीडिया ऐप्स को, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली कभी कभार इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया हमारे माशरे पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, किस तरह से हमारे माशरे पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खान फारूक साहब, जो कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं। खान फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया का ये दौर है और हर कोई इसको अपने अंदाज में, अपने हिसाब से जो है वो यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया आखिर हमारे इस माशरे पर, सोसाइटी पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? हमारे माशरे पर सोशल मीडिया का असर जो है टोटली बहुत बड़ी तादाद में नेगेटिव हो रहा है। ये बेसिकली डिजिटल एडिक्शन है, इसको उर्दू में कहेंगे कि ये एक डिजिटल लत है जिसमें से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, खास तौर पे उन माशरों के लिए जिनकी बुनियाद में मजहबी रस्म और रिवाज की बहुत बड़ी वैल्यू है। ईरान की सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया ने जो जहनों पर असर डाला है उससे बगावत के असरात वहां पैदा हो रहे हैं। वैल्यू सिस्टम को इतना इरेडिकेट कर दिया गया है, क्यों कि गवर्नमेंट्स ने, सोसाइटी ने, मजहबी पेशवाओं ने, लीडर्स ने
अपनी सोसाइटी को कल्टीवेट नहीं किया इस रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए। तो लिहाजा जो प्राइवेट में जो चीज हो रही है वो अब सरे बाजार हो रही है, और इसका टारगेट ज्यादातर छोटी उम्र के लोग जो हैं बिजनेस के अलावा वही हैं। क्यों? कि वो लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर बनते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि जितनी भी चीज इसमें मुफ्त की है वो लाजमन किसी बड़े फितने की सबब बनती है कि वो आपकी प्राइवेसी का एहसास खत्म करके आपको अदम तवज्जुही की वजह से, लैक ऑफ अटेंशन से, अजनबी और गैरों से जब तवज्जो दिलवाती है तो उसके अंदर आपको कंट्रोल महसूस होता है, आपको अच्छा लगता है, अनजाने लोग आपकी तारीफें करते हैं। ये जो आदत है इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो नुकसान सामने आ रहा है कि वो एक ऐसी नस्ल बड़ी हो रही है जो अगले 100 साल के अंदर उनको किसी चीज के नुकसान का एहसास नहीं होगा। सियासी तौर पर, फहम के तौर पर, इखलाकियात, इकदार और बिजनेस, ये सारे के सारे इनके हाथों से निकल जाएंगे क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप सिवाय अपनी पसंद के और कुछ नहीं होगा। ब्रिटिश टीवी ने डार्क मिरर के नाम से 10 शोज बनाए हैं जिसमें सोशल मीडिया का इंपैक्ट टेक्नोलॉजी का और जहनों पर और जहनी बीमारियों पर क्या होता है। एक दफा कोई वालिदैन की टीम बैठ के तरबियती एंगल से देख लेगी, उनके होश ठिकाने आ जाएंगे कि ये अच्छा चीज फारूक किसके साहब, जिस पीछे तरह आ से रही है। आपने कहा कि हमारे मुआशरे में जो ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है वो नेगेटिव है, अगर मुआशरे से मुराद मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी हम इस फेज में, इस स्टेज पर हैं कि हम इस नेगेटिव इम्पैक्ट को रोक सकें, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी मुरतब दे सकें, कोई अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो लॉन्च कर सकें? इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि हमारे पास इससे ज्यादा दिलचस्प मीडिया और प्लेटफॉर्म बनाने की गुंजाइश नहीं है। याद रखिएगा कि एडिक्शंस जो होती हैं उनसे लोगों को दूर करने के लिए ऑल्टरनेट चीज दी जाती है। सिगरेट वाले को निकोटीन पैच दिया जाता है, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसके अंदर थेरेपी के लिए तो चलो शायद हम कुछ कर सकें क्योंकि एक्सट्रीम केसेस हैं, उनको हम डील कर लेंगे, डॉक्टर आएगा, दवाई देगा, एंटी डिप्रेसेंट्स। मगर हम इसके मुकाबले में कोई ऐसी चीज अपनी एंडोजेनस अपनी नहीं पेश कर सक रहे कि लोग उसको छोड़ के उसकी तरफ जाएं। तो जब तक वो ऑल्टरनेट नहीं है ना, तो कानून से, डांट डपट से, छीना झपटी से ये मजीद जोर पकड़ के एक ऐसी कम्युनिटी बन जाएगी जो थ्रेट बनेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के लिए। और अमेरिका में, वेस्ट में, ईरान में, सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में, इजिप्ट में जितने भी बड़े चेंजेस हैं उसके पीछे सोशल मीडिया के वो जत्थे और वो ग्रुप हैं जिनको जोर जबरदस्ती से रोकने की कोशिश की है। सर फारूक साहब एक रिपोर्ट देखते हैं पहले, एक रिपोर्ट मौजूद है इस हवाले से, रिपोर्ट देखते हैं पहले, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी रिपोर्ट आपने देखी। फारूक साहब आप हमारे साथ ही मौजूद है, ये फरमाइए कि हमारे पाकिस्तान में अभी कुछ अरसे से, थोड़ी दिनों में हमने देखा है कि बेशुमार गंदे मवाद, ऐसा गंदा मवाद है शर्म से सर झुक जाता है जो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हुआ है। उसमें कई मौलवियों की हरकत हैं, कई लोगों दूसरों की हरकत है, तो नौजवान बड़ी तादाद में उसको देखते हैं, उससे जज्बात उनके भड़कते हैं, मतलब वो उनको समझ नहीं पाते। तो इसको आपके ख्याल में फिर रेगुलेट होना चाहिए सोशल मीडिया को, गवर्नमेंट को कोई पाबंदी लगानी चाहिए या इसको इसी तरह से इजाज़त होनी चाहिए जैसे वो चल रहा है? बहुत से लोग मोतरज़ हो जाते हैं जैसे ही रेगुलेट करने की बारी आती है। जी, इसमें रेगुलेट करने से प्रॉब्लम ये होता है कि वो इसके जो शौकीन लोग हैं और जो कि बहुत बड़ी तादाद में हैं, वो कोई नया रास्ता इजाद कर लेंगे सरकमवेंट करने का। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा इखलाकी इकदार का निज़ाम है वो साइंस का मुखालिफ नहीं है, वो टेक्नोलॉजी का मुखालिफ है। और टेक्नोलॉजी जो है वो एक कलेक्टिव का नाम है जिसके अंदर हैकिंग है, जिसके अंदर थोड़ा सा इस किस्म का रवैया मौजूद है कि हमने जीत गए, हम इनको सरकमवेंट करके। चाइना जैसी सुपर पावर इसको अपने यहाँ उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पा रही, आपके सामने ही है। अब हमारे लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर मैं पहली बात ये करूंगा कि हमेशा ये कोशिश की जानी पड़ती है कि इससे आला दर्जे की क्वालिटी का कोई अल्टरनेट सिस्टम पेश किया जाए
जिसको लोग जो है अपनाने के अंदर उनको उतना ही मजा आ रहा हो जितना इसके अंदर था या इससे ज्यादा। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, रेगुलेशन के मामले में एजुकेशन पहले है फिर रेगुलेशन है। और तीसरी चीज जो है वो एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती हैं, आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बतानी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी कि अमेरिका के अंदर 400 साल से एक कौम बगैर बिजली और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चल रही है, अपनी वैल्यूज को अपनी नस्ल में मुंतकिल करती है, जिसका नाम आमिश है। इस किस्म की एजुकेटिव मवाद लेके आना पड़ेगा। अगर इंशाल्लाह मौका मिला उस सोसाइटी के ऊपर मैं खुद एक प्रेजेंटेशन तैयार वैसे करके देता हूं दुनिया के मदारिस को कि इन्होंने अपनी वैल्यूज आगे कैसे ट्रांसफर की हैं, तो यहां पर भी करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के साथ झगड़ा सोशल मैदान में ही होगा। फारूक साहब, टिकटॉक जो ऐप है उससे यकीनी तौर पर आप भी वाकिफ होंगे। हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत से नौजवान हैं जिनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, बट ऑन द अदर हैंड बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि यही जो टिकटॉकर्स हैं वो दूसरों की प्राइवेसी को मुतासर कर रहे होते हैं, बगैर उनसे पूछे उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं, जिस पर हमारी पुलिस को भी बाज़ औक़ात एक्शन लेना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है टिकटॉक का जो इस्तेमाल है वो मुआशरे में जराइम पैदा कर रहा है, जराइम की वजह बन रहा है, और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? बड़े पैमाने पे मैडम आपने 100% सही कहा। अगर मैं आपको बलूचिस्तान की फीमेल पॉपुलेशन के हवाले से ये बताऊं कि वो लोग एक ऐसे बिजनेस में होलसेल में एंटर हो चुकी हैं, यंग बच्चियां पाकिस्तानी के जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते, और दुबई, मिडल ईस्ट और ये यूरोपियन मार्केट उनके लिए उनको पैसे भी दे रही है, उनको एनकरेज भी कर रही है। कंदील बलोच इसका एक एग्जाम्पल था। और कराची में एक टिकटॉकर का कत्ल हुआ तकरीबन 2 या 2.5 महीने पहले, उनके साथ उनकी टीम का भी कत्ल हुआ सुबह के वक्त में। वो केस दब गया, मगर अगर उनकी तफ्तीश को आम किया जाए तो एक बहुत बड़े फितने में उम्मत के बच्चे इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब इनको उसमें से कैसे निकालेंगे? थेरेपी चाहिए, कंटेंट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए। बड़ा भयानक सा रुख पेश कर रहे हैं हमारे मुस्तकबिल में। हमारे जो नौजवान है, जिस तरह बात की हमारे को उसने कि टिकटॉक पे इस किस्म की जो वीडियोस आ रही हैं, खासकर हमारे माशरे में बिल्कुल इस चीज़ की न मज़हब में इजाज़त है कि हम जन्सपरस्ती जिस तरह पाकिस्तान में उसके हैशटैग लगा के उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। जिस माशरे में हमारी गैदरिंग होती थी, जहां पे रल मिल के हम बातें करते थे, आज हमारी दूरियां मोबाइल की वजह, सोशल मीडिया की वजह से दूरियां पैदा हो रही हैं। तो क्या करना होगा? नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप? नौजवानों को ये पैगाम देंगे कि सर इसके अंदर बिजनेस एलिमेंट और उस इंटरेस्ट के अलावा जो कुछ भी है उसको मुख्तसर तरीन वक्त के लिए रखें। याद रखिएगा, स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को आईफोन तब तक नहीं दिया था जब तक वो 18 साल के नहीं हो गए थे। तो लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखें कि इसके अंदर गपशप, सोशल एक्टिविटी इस कदर ना बढ़ जाए कि उनकी पढ़ाई, इखलाकियात और अज़दवाजी जिंदगी पर इसके असरात पड़े। इटली में व्हाट्सएप के ऊपर पाबंदी लगी कि व्हाट्सएप की वजह से इटली में तलाकों की शरह बढ़ गई। ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है। बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं, और जिस तरह से आपने इसका हल भी बताया कि ऑल्टरनेट मीडियम प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, लोगों को रेगुलेट करने से पहले ऐप्स को लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने गुड मॉर्निंग के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। हमारे साथ डॉक्टर अमाद मौजूद होंगे, और इनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ एक ये है कि डॉक्टर होने के साथ साथ एक सिंगर भी हैं, गाने भी गाते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे हेल्दी माइंड हेल्दी जिस्म जो है उसके साथ गाना की क्या रिलेशनशिप है, लेकिन वो उनसे जानेंगे। हाँ, उनसे जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और जैसा कि हम सबको पता है, ये कहा जाता है कि
कोई भी मुआशरा उस वक्त कामयाब मुआशरा कहलाता है जब वहाँ के लोग जो हैं वो जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर सेहतमंद हों। बट द क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू क्रिएट हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। इस पर आज हम बात करेंगे कि क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे कि मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ेज़ होते क्या हैं, इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं और इनका ट्रीटमेंट किस तरह से मुमकिन है। हमारे साथ शो में हमें जो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। कंसल्टेंट स्पोर्ट्स फिजिशियन है और साथ ही साथ मस्कुलोस्केलेटल फिजिशियन है डॉक्टर अमाद अहमद हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। माइंड इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बॉडी और ये कहा जाता है कि हेल्दी माइंड क्रिएट हेल्दी बॉडी, लेकिन कैसे मुमकिन है कि हम एक हेल्दी ब्रेन जो है उसको कायम कर सकें, उसको क्रिएट कर सकें? इसके लिए करना क्या पड़ता है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बेसिकली शुरू करूँगा इसी चीज़ से कि हेल्दी माइंड्स हेल्दी बॉडीज़ या हेल्दी बॉडीज़ हेल्दी माइंड्स। तो बहुत सारा इस वक्त क्लिनिकल डेटा अवेलेबल है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जिन लोगों का जिस्म या जिन लोगों की बॉडीज़ हेल्दी हैं दे ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। तो ये जो मेंटल पॉजिटिवनेस है ये इसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है फिज़िकल बीइंग के साथ। एंड वाइस वर्सा उसी तरह जिन लोगों की बॉडीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जिनके बहुत सारे फिज़िकल इश्यूज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्रेन के बहुत सारे इश्यूज़ से दो चार हो जाते हैं, जिस तरह डिप्रेशन है, उसके बाद और भी बहुत सारी साइकोसिस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं। तो मैं इस वक्त ये चीज़ प्रमोट करता हूँ कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज करें और जितना आप ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के इंडल्ज करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के अंदर, उनको हम इन अ लेमन टर्म कहते हैं पॉजिटिव केमिकल्स, एंडोर्फिन्स इनको कहते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। और जब रिलीज़ होते हैं तो उसके साथ आपके माइंड की भी जो है एक रिजुविनेशन होती है एंड यू फील गुड बेसिकली। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मेरा ख्याल से राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री था, लेकिन सम वे डाउन द लाइन हमने उस कॉन्सेप्ट को लूज़ कर दिया क्योंकि वी लिव अ वेरी बिजी लाइफस्टाइल, हमारा बहुत बिजी हो गया, वी लिव अ वेरी बिजी लाइफ्स। तो हमारा आहिस्ता आहिस्ता फोकस जो है वो सिर्फ अब रह गया है खाना खाने पे, या हमारी सोशलाइजिंग होती है वो ज़्यादा डिनर्स पे, लंचेस पे, ब्रेकफास्ट पे, उस पे होती है। हम असल में बहुत कम हैं लोग हैं हम में से जो अपनी फ़िज़िकल इंटरेक्शंस जो हैं वो किसी ग्राउंड में या किसी क्लब के अंदर करते हैं, क्योंकि दोज आर मोर हेल्दी एक्टिविटीज़ इन माय व्यू। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर। जी, इतना ज़्यादा बढ़ गया सोशल मीडिया, इंसान जो है वो पता नहीं दिन में 12 घंटे 14 घंटे तो वही फ़ोन लेके लगा हुआ है, मतलब वो देख रहा है। ये कितना ज़रा अनहेल्दी है और कितना ज़रा वक्त फिर आप समझते हैं कि निकाह। वैसे तो सबको मालूम है कि दिन में कम से कम 1-8 घंटा ज़रूर होना चाहिए, जब बाहर निकलें, किसी पार्क में टहलें, कोई एक्सरसाइज करें, वर्कशॉप कहीं पे जाएं, कोई अपने माइंड को मतलब इन्वॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, फिज़िकल अपने उसके साथ साथ। तो ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल और इसके हवाले से ज़रा बात करें। मैं तो जी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आई एम माई सेल्फ क्वाइट हैवीली इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया, क्योंकि इस पर पूरी दुनिया चली इसके ऊपर रही है। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को भी और मैं अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी ये बात करता हूँ कि यू हैव टू मेक टाइम। आप टाइम अपने आप को, अपना दिन ऐसे ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि जिसमें आपके पास ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम हो, लेकिन साथ साथ आप अपनी कोई एक्सरसाइज के लिए या कोई फिज़िकल एक्टिविटी के लिए बेशक आधा घंटा 45 मिनट्स की कोई एक्टिविटी ज़रूर प्लान करें अपने दिन के अंदर, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो ये सारा सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिकली आपकी जो हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट। ख़ास तौर पे मैं बहुत यंग बच्चों के साथ काम करता हूँ, यूके में भी मैं, जिनको स्काउट्स कहते हैं आप, तो उनके भी यही इश्यूज़ हैं। तो मैं उनको प्रमोट करता हूँ कि ये चीज़ प्रमोट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें अपने आप को, और अपना जो सोशल मीडिया का टाइम है उसको लिमिट करें। अनलेस अनटिल आपकी कोई जॉब रिक्वायरमेंट है ऐसी जिसमें आपको ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है, अदरवाइज़ यू कैन ऑलवेज़ लिमिट योरसेल्फ। आप अपने आप को ये कर सकते हैं कि मैं पूरे दिन में एक घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे सोशल मीडिया पे जाऊंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत नेसेसरी पार्ट हो गया हमारी ज़िंदगियों का, उसको आप कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप हर रोज़ करते हैं 40 मिनट से 1 घंटे तक अगर हो जाए तो आइडियल है। उससे कम से कम ये है कि आपके जो सारे ये जो सोशल मीडिया और स्क्रीन एक्सपोजर जो है
इससे जो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है कि जो कहता है कि जितना आप फ़ोन को देखते हैं, ख़ास तौर पर ब्लू लाइट का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ज़्यादा फ़ोन को रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो आपका ब्रेन स्टिमुलेटेड रहता है। बिल्कुल। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, आम सा सवाल है, क्योंकि स्पोर्ट्स डॉक्टर आम साहब जो हमारे जैसा बंदा होगा तो वही सोचेगा स्पोर्ट्स डॉक्टर जो है ये भी कोई एथलीट ही होगा। तो क्या आप लोगों में और आम जो दूसरे हमारे डॉक्टर्स हैं कितना फ़र्क होता है, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और जिस तरह वो फिटनेस का एथलीट ख्याल रखते हैं कि आप लोग भी ख्याल रखते हैं उसी तरह? मतलब एक स्पोर्ट्स डॉक्टर में और आम डॉक्टर्स में कितना फ़र्क होता है, इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद वापस। गुड मॉर्निंग पब्लिक शो में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर अमाद अहमद शो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथी एंकर हरमीत का ये सवाल था कि एक आम डॉक्टर में और एक स्पोर्ट्स डॉक्टर में कितना फ़र्क होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, और क्या आप भी अपनी सेहत का उतना ही ख्याल रखते हैं जितनी आप तलकीन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। असल में एज अ स्पोर्ट्स डॉक्टर आपको रोल मॉडल बनना पड़ता है फॉर यंगस्टर्स, फॉर ऑल दी अदर प्लेयर्स। तो मैं ख़ुद भी एक ज़माने में पंजाब को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इन स्क्वाश। फिर मैं अपने मेडिकल कॉलेज की क्रिकेट टीम का 2 साल कैप्टन भी रहा हूँ। मैं इस वक्त भी इंग्लैंड के अंदर फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसको मिडिल सेक्स एक क्लब है, वहाँ से मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट अभी भी खेलता हूँ। तो मैं बेसिकली ख़ुद रोल मॉडल को बनने की कोशिश करता हूँ यंगस्टर्स के लिए, और मैं उनको इस बात का बताता हूँ कि एज इज़ जस्ट समथिंग इन द माइंड। ये एक बैरियर है जिसको ये अगर आप दिमाग से निकाल दें तो यू कैन बी एज एक्टिव एंड यू कैन बी एज जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव एज एनीबडी। तो ज़ाहिर बात है एज के साथ साथ थोड़ा बहुत आप, अगर मैं अब आजकल जो क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं ऐनक लगा लेता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे जो स्किल्स हैं वो उसी तरह ही हैं, मैं उनको अभी तक अप्लाई करता हूँ। मैं अपने से तकरीबन आधी उम्र के लोगों के साथ इस क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक, जो कि काफ़ी तेज़ बॉलर्स होते हैं कई बार, लेकिन आई स्टिल ओपन फॉर मिडिल सेक्स, और मैं खेलता हूँ अभी भी कंपैरेटिव क्रिकेट। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि जी फिजिकल एक्टिविटी में लोगों को इंडल्ज होना चाहिए, रोज़ाना 45 से 1 घंटा लाजमी कोई ना कोई एक्सरसाइज, वॉक वगैरह करनी चाहिए, लेकिन ये कहना बहुत आसान है, ये बस कह देना इज़ नॉट एवरीथिंग। तो मतलब इसके लिए मुझे लोगों के लिए जानना है कि क्या मोटिवेशन हो, क्या सोच के लोग ये एक्सरसाइज करें, मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? असल में एक्सरसाइज इटसेल्फ इज़ अ मोटिवेशन। मैंने अपने बहुत सारे लोगों को, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको जब कहता हूँ कि आप एक 2-3 दिन इसको प्रैक्टिस करें, आप टाइम निकालें किसी तरीके से, या तो छुट्टी ले लें, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ एक्चुअली स्टार्टिंग समथिंग, कि आप थोड़ा सा टाइम ऑफ लें, उसमें उस टाइम में आप इनिशिएट करें उस एक्टिविटी को, और आप खुद देखेंगे कि ये जो एक यूफोरिक स्टेट होती है, जो आप कहते हैं कि सेंस ऑफ वेल बीइंग, ये जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो ब्रेन के अंदर से केमिकल्स रिलीज होते हैं, दे मेक यू फील गुड। तो ये एक बड़ी एक सेल्फ मोटिवेटिंग सी फीलिंग है जो आती है, और बहुत सारे लोग मुझे आगे कहते हैं कि जी आपने हमें बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, वी वुड ट्राई टू कंटिन्यू दिस, बट ऑफ कोर्स यू नो देयर आर सो मेनी लाइफ प्रेशर्स जो बीच में कभी कभार आ जाते हैं लोगों के। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रक्चर करके, थोड़ा सा डिसिप्लिन करके एक आध हफ्ता इस चीज़ में गुजार लें, तो आप यकीन करें कि वो हैबिट बन जाती है आदमी की। आमतौर पे आप ये देखो कि एक स्टार्ट की ना एक्टिविटी, बंदा मिस करने लगता है उसको। ऐसे ही है जी, वो मतलब ये है कि मैंने 7 बजे करना है तो उसको वो लगी होगी कि 7 बजे। मैं भी नुमान साहब से कहती हूँ ना, मुझे छुट्टी दे, मैंने एक्सरसाइज के लिए खुद को मोटिवेट करना है। दूसरी एक और छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई आपके साथ एक दोस्त या कोई पार्टनर हो तो वो आपको यू बेसिकली मोटिवेट ईच अदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर अगर कोई आप नई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, कई बार इट बिकम्स लिटिल बोरिंग, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करें। आप घर में ट्रेडमिल के ऊपर भागेंगे तो आप थोड़ी अरसे के बाद बोर हो जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, देयर इज़ नोबडी टॉक टू, किसी के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो एक कोई दोस्त, कोई अच्छा दोस्त या कोई ऐसा आपका कोई, मेरे ख्याल में आप फोन पर अक्सर लोगों को मैंने जॉगिंग वगैरह करते हुए देखा है, तो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मैसेज देना चाहिए कि निकले बाहर, हिम्मत करें, एक दफा शुरू कर दें, फिर आपका मतलब शुरू हो जाएगा। एक गाना सुन लेते हैं। गाने से पहले सिर्फ एक मुख्तसर सा मैं आपसे इस पे सवाल करना चाहती हूँ कि मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस हैं क्या, और मतलब इनसे बचा कैसे जा सकता है? बड़ा मुख्तसर सा आपने जवाब देना, वक्त बहुत मुख्तसर है। मस्कुलोस्केलेटल डिजीज में आप समझ लें कि जिस तरह आर्थराइटिस का आपने नाम सुना होगा, जोड़ों के दर्द होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी एक चीज़ है जिसमें आपके डिफिशिएंसीज की वजह से, कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से
आपकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और उनके फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा और भी एक्स एंड पेन्स जो आपको होती हैं, सर्वाइकल पेन्स होती हैं लोगों को, मसल जो होता है वो रिट्रैक्ट कर रहा होता है, अपने साइज में छोटा हो रहा होता है, एज के साथ साथ वो छोटा होना ये शुरू हो तमाम जाता है। चीजें मस्कुलोस्केलेटल डिजीज में आती ठीक। हैं, बिल्कुल। आपका एक और इंटरेस्ट भी है डॉक्टरी से हटकर, और जी। वो है गाने गाना। जी। तो कोई गाना सुना दे फटाफट। जी मैं सुना देता हूँ। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कोविड की लहर में, कोविड की इस वबा में बहुत से कारोबार उनको नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की मईशत को, बल्कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमी जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बहुत से कारोबार को नुकसान पहुंचने के साथ साथ बहुत से कारोबार, और स्पेशली अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो वो बंद हो गए। इसकी रीजंस क्या थी, और कोविड की इस लहर में जो स्टार्टअप्स थे, कौन से स्टार्टअप्स कामयाब रहे, कौन से नाकाम हुए, इनकी वजूहात क्या थी, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एंटरप्रेन्योर और बिजनेस एक्सपर्ट, साथ ही साथ CEO एनेबलर्स साकिब अजहर साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। स्टार्टअप के लिए मतलब कोई भी स्टार्टअप हो, उसको अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट चेन को मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल था इस कोविड के दिनों में? एक्चुअली ये कुछ लोगों के लिए कह लें कि लाइफ चेंजिंग था। बेसिकली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और कुछ लोग ऐसे थे जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इसमें चैलेंजिंग सिचुएशंस तो बहुत ज़्यादा उन लोगों की थी जो कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सके। अभी विल टॉक अबाउट कि कौन से ऐसे बिज़नेस थे जिनको कामयाबियाँ हुई इस पूरे कोविड में, बट कुछ ऐसे बिज़नेसेस भी थे जो कि नाकाम हुए। बल्कि अगर हम रीसेंट सर्वेज़ देखें तो उन रीसेंट सर्वेज में ये बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 83% ऑफ बिजनेसेस जो थे उनको या तो बंद करना पड़ा या उन लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। ये आप ऑनलाइन बिजनेसेस की बात, मेरे ख्याल में ऑनलाइन को तो उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितने दूसरे बिजनेस, जैसे अगर हम देखें, अगर एक ज़ारा एक बहुत बड़ी चेन थी यूके की, उसके 1200 फिजिकल स्टोर थे वो बंद हुए बिकॉज लोगों ने बाहर जाना ही बंद कर दिया था। तो वो इतने बड़े स्टोर्स को वो कैसे मैनेज कर सकते थे। अब जैसे एक और बहुत बड़ी चेन थी टॉयज आर अस, जो कि यूके की एक बहुत बड़ी चेन थी, उसके 200 स्टोर थे वो सारे बंद हुए, 200 के 200, बिकॉज लोगों ने नहीं जाना उस पर पसंद किया और लोगों ने रिस्क लेना नहीं पसंद किया बाहर जाते हुए। तो ये बहुत ही हाईली इम्पैक्ट हुए जो कि फ़िज़िकल स्टोर्स थे। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ऑनलाइन नहीं थी, जो कि ऐसी चीज़ें थी जैसे फूड चेन थी, उन लोगों को जिन लोगों की डिलीवरी सर्विसेज नहीं थी, वो सिर्फ डाइनिंग करते थे, जब वो सारे बंद हुए तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को इम्पैक्ट, हाईली इम्पैक्ट हुआ। ये जो फ़ायदा हुआ जिन लोगों को, वो है जो ऑनलाइन चले गए। यानी अगर ज़ारा बंद होता है या टॉयज आर अस बंद होता है तो क्या उनको ऑनलाइन उनकी जो सर्विसेज थी वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल, ऑनलाइन तो फ़ायदा हुआ ही हुआ। जैसे अब कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि वो एक बड़े पीक पर आएंगी। जैसे क्लीनिंग सर्विसेज, लोग क्लीनिंग सर्विसेज इंग्लैंड, अमेरिका, बहुत सारे कंट्रीज़ में जैसे अपनी सर्विसेज देते हैं, वो बहुत बूस्ट हुई क्योंकि लोगों ने क्लीनिंग पर रुझान ज़्यादा शुरू कर दिया। अब जैसे लोग, बच्चे सारे घर बैठ गए, अब बच्चों ने क्योंकि सारा दिन तो नहीं पढ़ना, उन लोगों ने गेम्स खेलनी है। अब जो गेम्स डेवलपमेंट की इंडस्ट्री थी, जो कि ऐप डेवलपमेंट लोग बनाते थे एंड्रॉयड पे, आईफोन पे, उन लोगों की बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा हुआ क्योंकि वो लोग ऐसी गेम्स बनाने लग गए जो कि घर से बच्चे खेलते हैं। अब जैसे जूम एक सॉफ्टवेयर है, अगर हम देखें वो इट हैज़ गॉन क्रेजी, मतलब हर बंदे ने, वो जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता चल गया और वो यूज़ करने लगे। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे क्योंकि सिनेमाज को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, सिनेमाज बंद हुए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें नेटफ्लिक्स, उसके 36 मिलियंस नए यूजर्स आए 6 मंथ्स में 2020 में। तो ये कि लोगों ने दूसरी जो ऑल्टरनेटिव थे उसमें ज़्यादा सब्सक्राइब। अब जिम्स बंद हुए, जिम्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन
दूसरी तरफ जो जिम्स का इक्विपमेंट बनाते थे, लोगों ने घर पे जिम करना शुरू कर दिया, तो वो घर पे ऑर्डर करनी चीज़ें शुरू कर दी। तो ये कि इंडस्ट्रीज़ जहाँ बंद हुई वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई। मेरे ख्याल में जितना नुकसान हुआ है वो दूसरे जो फिजिकल आउटलेट्स और फिजिकल बिजनेसेस को हुआ है, ऑनलाइन तो सारे ही स्टार्टअप्स भी हो, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा उनको कामयाबी मिली है। जी हरमीत। जी पाजी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, पाजी आईटी की हमने बात की कि बड़ी चमक दमक रही और कोरोना के बाद काफ़ी अगर हम देखें तो ज़्यादा तरक्की भी हुई, पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ी तेज़ी आई। क्या लगता है अगर ये वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है तो इसकी जो हाइप है आईटी की उसी तरह बरकरार रहेगी या दूसरा कोई कारोबार भी उठने वाला है? देखें, अगर हम देखें कि पाकिस्तान में पिछले 3 महीनों में इस वक्त 96 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शंस हुई हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक, लोगों ने ऑनलाइन बाइंग की है। अगर ये कोविड चला भी जाता है, ख़त्म हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसका इस तरह से एग्जाम्पल लें कि जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो पैडल मार रहे होते हैं, और जब पैडल मारना ख़त्म करते हैं तो साइकिल रुकती नहीं है, उसका इम्पैक्ट बहुत देर तक रहता है और बहुत अरसे थोड़ी देर बाद जाकर वो साइकिल रुकती है। इसी तरह से लोगों का अब ट्रेंड डेवलप हो चुका हुआ है और ये ट्रेंड रुकते 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 बहुत टाइम लगेगा इसको। अगर हम रिपोर्ट्स ही देख लें, रिपोर्ट्स में 2026 में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम की रिपोर्ट है कि 2026 में लोग ऑनलाइन होंगे 60% और 2030 में 80% होंगे। अच्छा। तो हम तो रिपोर्ट्स को और स्टैट्स को जो के एनालिसिस कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो गए 2026 तक, चले हम कर लेते हैं 80% लोग ऑनलाइन हो गए, तो ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जो बने हुए, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, मॉल हैं, प्लाजाज हैं, इनका क्या बनेगा? देखिए, ये तो अपनी जगह चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन जैसे अगर कुछ ब्रांड्स पाकिस्तान में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन लोगों ने अब एक्सपीरियंस सेंटर्स बनाए हुए हैं। अगर आप इनके पास जाएं, इनके पास इन्वेंट्री फिजिकली नहीं मौजूद होगी, लेकिन ये लोग आपको फिजिकल एक्सपीरियंस के लिए इनको ये नीड है इन ऑर्डर टू, जैसे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, ये लोग आपको वहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन आपको जब इन्वेंट्री या अपने साइजेस चाहिए वो ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगे। इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो इस तरफ अब जा रहे हैं कि एक्सपीरियंस सेंटर्स खोल रहे हैं कि आकर देखें, पसंद है तो ऑनलाइन ऑर्डर करें। सो दैट्स हाउ द बोथ वुड वर्क। अच्छा, चलें, ये तो आपने बता दिया कि कौन से स्टार्टअप्स कामयाब रहे, कौन से नाकाम रहे। आने वाले वक्त जो है वो भी ई कॉमर्स का है, सारी ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग होगी, लेकिन आप क्या मशवरा देना चाहेंगे यूथ को, किस तरह के बिजनेसेस में आना चाहिए? मतलब इस हवाले से भी थोड़ा देखें। यूथ को एक तो अब बहुत बड़ी चेंज पाकिस्तान में ये आई कि हमने देखा कि पिछले साल यूथ जो थी वो 4,85,000 ग्रेजुएट हुए थे हमारी यूथ, और उसमें से अकॉर्डिंग टू HEC 1.2% ऑफ द पीपल मैनेज टू गेट द जॉब, और वो भी एवरेज सैलरी थी 30 से 35 हज़ार रुपये। लेकिन यूथ को इस ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि बहुत बड़ी चेंज आई कि उनको स्किल सीखने की भी एक ईगर हुई कि हम स्किल्स भी सीखें। तो लोगों ने स्किल सीखना शुरू किए कि मैं, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली डिग्रीज़ में जैसे एक बहुत है कि ये रसीदें हैं, जो कि आप डिग्री करते हैं तो फिर रसीद ले लेते हैं, तो लेकिन प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बड़ा कम होता है। तो वो लोगों ने अब जुड़ना शुरू किया। एक कल्चर इंटरप्रेन्योर का आप जैसे पाकिस्तान में देख रहे हैं कि लाखों लोग इस तरफ भी आ रहे हैं, जिसमें लोग एक स्किल ओरिएंटेड चीज़ें सीख रहे हैं, लोगों को स्किल देख रहे हैं कि मार्केट में क्या इस वक्त दुनिया में पाया जा रहा है। जैसे कोई कंटेंट राइटिंग में अच्छा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छा है, कोई बंदा प्रेजेंटेशन स्किल्स में अच्छा है, कोई बंदा किसी और चीज़ में अच्छा है, उसको ये नहीं पता कि मैं ये स्किल्स यूज़ करके सेल कैसे कर सकता हूँ, मींस इससे मैं अर्निंग भी कैसे कर सकता हूँ। तो ये एक पैसिव इनकम का माइंडसेट स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसी तरफ ये है कि डिग्री ज़रूर कंप्लीट करें, बट साथ साथ स्किल्स भी सीखते रहें, जो कि दुनिया की हमारे बहुत से लोग बाहर जाते हैं या बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, वो भी बड़े क्राइसिस का शिकार हुए हुए हैं। उसकी वजह ये है स्किल ना सीखा जाना, या बाहर की डिमांड जो बहुत बदल गई हैं। अगर वो फ़र्ज़ किया क्राइसिस में आते हैं तो पाकिस्तान में तरसीलात वो भी मुतासर होंगी, मतलब उसका भी फ़र्क आएगा। तो उनके लिए भी एडवाइस यही करेंगे कि वो स्किल सीखें कोई ना कोई, मतलब उस तरह से जाएं। देखें, ओवरसीज़, बिकॉज मैं खुद 15 साल ओवरसीज़ रहा, मैं जानता हूँ कि ओवरसीज़ की क्या पेन है वहाँ पर, बिकॉज वहाँ की लाइफ
वो एक मशीन की तरह है, वहाँ पर आपने खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। घर में अगर आप एक या दो लोग हैं तो आप ही सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे आपके घर में आगे कोई बर्तन नहीं धो रहा या आपके घर में आगे कोई कपड़े नहीं धो रहा। तो ये कि आपने सारा कुछ ही खुद करना है। अब उसमें आपको टाइम निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आपने कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो उसके लिए हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहते हैं कि लोकल पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करें, एक ऐसा कल्चर डेवलप करें कि आपके पास पैसे हैं, इन लोगों के पास स्किल्स हैं, तो एक दूसरे के साथ काम करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी पाकिस्तान से नहीं बन सकती, अकाउंट्स एंड ऑल दोस्त, तो आप एक कल्चर को क्रिएट कर कर आपस में पार्टनरशिप करें और एक इकोसिस्टम जो कि डेवलप हुआ है उसको सपोर्ट दें। अच्छा, एक आम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब आपके ख्याल में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि एक आम आदमी जो है वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो ऑनलाइन बिजनेस हो या दूसरी तरह का बिजनेस हो, दोनों हवालों से बता दें। देखें और वो किस तरह का बिजनेस होना चाहिए, साथ में ये भी बता दीजिए। आपने सबसे पहले देखना है कि मेरा गोल क्या है, मेरा वाई क्या है। लोगों को वाई पता ही नहीं होता, वो कहते हैं कि जी मैंने बिजनेस स्टार्ट करना, बट उस बिजनेस में जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्ग ना हो तो आपका हाउ ईजी नहीं होता। तो ये कि हम तो सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना पोटेंशियल तलाश करें, आप किस चीज़ में आना चाहते हैं। मतलब कोई बंदा कहता है जी कि मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ, लेकिन उसका पैशन जो है वो किसी और चीज़ में है। तो पहले अपना पैशन तलाश करें। उसके लिए हमने एक वीडियो सीरीज़ भी लोगों को देते हैं जिसमें 80+ वेज ऑफ मेकिंग इनकम्स है, जिसका नाम है EVS। तो उसमें अगर आप साइन अप करें, फ्री एक्सेस है पाकिस्तानियों के लिए, आप साइन अप करें। दोबारा बोलते हैं मतलब जी, इट्स enablers.org/EVS। इसमें 80+ वेज ऑफ मेकिंग इनकम है। आप उस 80+ डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस को देखें कि इन 80+ बिजनेसेस में मुझे कौन सा सूट करता है, मैं किस में ज़्यादा आ सकता हूँ, या मेरे लिए कौन सा आसान है, या मेरा पैशन है ये, रादर के आपको फोर्स किया जाए कि आप ये करें। साकिब, ये बताओ कि अभी जो आपने बात की प्रोडिक्शन मेरे जहन में वो अटक गई है कि 2026 तक बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होने जा रहा है, तो हमारी एजुकेशन जो है वो किसी और तरफ को जा रही है, किसी और डायरेक्शन को जा रही है। अब ये गवर्नमेंट का यहाँ पे काम नहीं बन जाता, हमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेना चाहिए, लोगों को अभी से तैयार करें, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की तालीम तब्दील हो, टेक्नोलॉजी तब्दील हो, ये सारे इस मामले में कुछ स्टेप्स खास जो आप समझे कि ये लेने की ज़रूरत है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, जिसमें मैंने उनको एक पॉइंट रेस किया कि आप इस वक्त 80+ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में ही एक ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स जो कि रोज़गार के तो हैं ही हैं, तो लेकिन एक ऐसे कायम करें कि लोग वहाँ से फ्री लांसिंग का कल्चर जो है वो लेकर साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री भी कर रहे हैं और साथ साथ स्किल्स भी सीख रहे हैं और प्रैक्टिकली अर्न भी कर रहे हैं। तो ये उन्होंने हमें कहा कि HEC चेयरमैन से मुलाकात करें। जी 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 हरमीत जी पाजी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कोरोना के बाद जो वबा फैली पूरी दुनिया में, तो लग्जरी आइटम जो है, महंगी अशिया जितनी भी, उसमें लोग उस तरफ बहुत ही कम गए, सस्ती अशिया की खरीदो फरोख्त में ज़्यादा तेज़ी आई। इसको कैसे देखते हैं आप आगे फ्यूचर में, क्या इसी तरह मामला चलता रहेगा? और दूसरी बात, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो खुशकिस्मती ये हमारी कि हमारा शुमार उन ममालिक में होता है जिसमें जो ज़राई सेक्टर है हमारा, उसमें काफ़ी तरक्की हुई, तो इसकी ब्रांडिंग जदीद तकाज़ों के मुताबिक कैसी करनी चाहिए? देखें, एक तो था कि लग्जरी आइटम्स एंड ऑल दैट, तो उसमें अगर हम देखेंगे लोगों की जो बाइंग पावर है, उसमें एनालिसिस एंड स्टैट्स आर शोइंग के $12 से $40 की जो प्राइसेस हैं वो लोगों ने, वो ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 40 से ऊपर जाती हैं, लोगों की बाइंग पावर कम है और इन चीज़ों को लोग प्रेफर नहीं करते। अब मतलब हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने क्या करना है कि अगर हम दुनिया में कहीं काम कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं, तो हम लोगों में किस चीज़ की लैक है? टैलेंट की लैक नहीं है, हम लोगों में लैक है एक प्रेजेंटेशन स्किल्स की। हम लोगों को अपने आप को ही प्रेजेंट करना नहीं आता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप लोग दुनिया में या दुनिया के आगे अपनी प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं। रिसेंटली अमेजोन हैज़ अप्रूव्ड पाकिस्तान इनटू देयर सेलर्स लिस्ट, लेकिन यहाँ लोग अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ, लेकिन पता नहीं है कि आगे करना क्या, राइट। सो हमने कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, एक वही टिपिकल माइंडसेट के साथ लोग जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी मैस लेवल पे अवेयरनेस की ज़रूरत है डेफिनेटली।
बिल्कुल मैच लेवल पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर अब वक्त की ज़रूरत है कि जो हमारी नॉर्मल तालीम है उसके साथ साथ स्कूल्स कॉलेजेस में स्किल्स भी सिखाए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ई कॉमर्स से एंटरप्रेन्योरशिप से फ़ायदा उठा सकें। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नई जहत देने वाले नामवर अदाकार, स्क्रीन राइटर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। नामवर सुल्तान राही की 83rd बर्थडे आज मनाई जा रही है। कई दहाइयों तक फिल्म बीनों के दिलों पर उन्होंने राज किया और 703 पंजाबी और इसके साथ साथ 110 उर्दू फिल्मों में उन्होंने अपने फन के जौहर दिखाए। अच्छा, जो स्टार्ट दिया था सुल्तान राही ने, पहचान तो उनकी बन गई पंजाबी सिनेमा और लाउड पंजाबी सिनेमा, बड़ा ऊंचे ऊंचे अंदाज में डायलॉग बोल के, एक खास तरह की मूछें, एक खास तरह की बिग वो पहन के, वो मतलब ऐसी फिल्मों में जिनमें मौला जट और बशीरा और वो खून के धब्बे गंडासा उठाया हुआ। मौला जट तो खास तौर पे यानी एक उसका एक डायलॉग भी बड़ा मशहूर है, मौला मारे मौला ना मारे थे मौला नहीं मरना, या वो दवा है सोने मतलब वो जो था, तो वो पॉपुलर हो गए, ज़बान ज़दे आम है। मतलब पूरे मौला जट की वो रूह आ जाती थी भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सुल्तान राही साहब ने आगाज उर्दू थिएटर से किया। अच्छा, उर्दू थिएटर से आगाज किया, उर्दू फिल्में उन्होंने बहुत सी की। उस वक्त एक खला सा था पंजाबी सिनेमा में, उस खला को पूरा करने के लिए जिस्म उनका ज़रा चौड़ा था। और मज़े की बात यह है कि शक्ल सूरत के वो को बहुत हैंडसम आदमी नहीं मुलाकात रही है? मेरी मुलाकात बिल्कुल रही है, मैं उनको मिला हुआ हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, ऐसी शौकिया हम देखने चले गए। ऐसा करते हैं ना, पहले थोड़े से क्लिप दिखाते हैं, लोगों को पता चले मौला जट क्या थी, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं लोगों की। आई चल के क्लिप देखते हैं। पहले उनका एक बड़ा स्पेसिफिक सा अंदाज और बड़े दबंग किस्म के अदाकार लग रहे हैं। मूवीज भी आपने देखी होंगी। अच्छा, आप मुलाकात के बारे में बता रहे थे। हाँ, मूवी भी देखी है मैंने, उनकी मुलाकातें रही हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं उनकी शूटिंग वगैरह पे जाता रहा हूँ। बहुत हम्बल इंसान थे और बहुत नेक इंसान थे। जहाँ जहाँ मौका मिला, मतलब उनको मस्जिदें बनाने का शौक़ था और मस्जिद जो शार्टर स्टूडियो एवेन्यू स्टूडियोज में एक मस्जिद भी उन्होंने बनवाई और वो मस्जिद में जाके अजान दिया करते थे। अच्छा, बहुत मतलब शौक से उनका था। हर साल पता नहीं कितने लोग जो हैं उनकी मदद कर रहे होते थे। नेक आदमी थे। तो मतलब ये है कि हैरत होती है कि ऐसा नेक आदमी, ऐसा नरम दिल का आदमी ऐसी फिल्मों में काम करता था, पूरा एक चोला बदल जाता था जिसको कह लो। तो अपना पूरा बहरूप बदल के और पूरा स्टाइल बदल के, और वो मैंने कई दफ़ा देखा है कि मतलब वो आए जब हम मतलब शूट पे जाया करते थे तो वो अपनी गाड़ी में उतरे, आम से कपड़े पहने हुए, फिर वो उनको धोती लाचा वो जो कह लो आप उसको कुर्ता, एकदम दूसरे हुलिये में फिर उस और वो जूता खास खुद सा जो पंजाब की पहचान है वो पहन के, एक उनको डंडा पकड़ा दिया या वो बंदूक पकड़ा दी। तो कई फिल्में उनकी ऐसी हैं जो हमने सिनेमा में भी देखी, लोग जाके बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन वो ख़ास तरह का कल्चर था, उस खास तरह के कल्चर को वो प्रमोट करते रहे। तो और साथ ही साथ उनका जो नाम था वो फिल्म में कामयाबी की जमानत समझा जाता था। और मैं पढ़ रही थी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये पाकिस्तान के पहले अदाकार थे जिनका नाम आया। इट्स इंटरेस्टिंग। आज बहुत सी बातें आपसे भी सीखने का मौका मिला है, मतलब सुनने का। और अभी शो में हम आगे बढ़ते हैं, पिंडी भटियां का रुख करते हैं जहां पर एक वसी रकबे पर पपीते की काश्त की जाती है। खुश जायका फल है और खुश जायका फल होने के साथ साथ इसके बेशुमार फवायद हैं। फवायद पर भी हम बात करेंगे, पहले चलकर मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट देख लेते हैं। जलालपुर भटियां की जरखेज जमीन पर जहां मुख्तलिफ अकसाम के फलदार बागात पाए जाते हैं तो वहां पपीता के बागात की काश्त भी वसी पैमाने पर की जाने लगी। पपीता की काश्त जहां काश्तकारों के लिए मेहनत और तवज्जो तलब है तो दूसरी जानब खूब मुनाफा बख्श भी है। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਬਾਗ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। पपीता विटामिन मेनली विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके अलावा ये पोटाशियम, कैल्शियम और दीगर नमकियात से भरपूर होता है। ये मेनली शुगर के अमराज में काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी लो करने में मुफीद साबित होता है, इसलिए दिल के अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हमारे मेज़ा के अमराज और मेनली क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। पपीता मैदा, कब्ज़, दियाबितस और कैंसर समेत दीगर मुल्क बीमारियों के लिए मुफीद होने के साथ साथ वबाई अमराज के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाता है।
पपीता कुदरत का अनमोल तोहफा और इंसानी सेहत के लिए लाजवाब फल है। हुकूमत काश्तकारों की मावनत करे और इनकी बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई मुमकिन बनाए तो ये काश्तकार मुल्की ख़जाने में ज़र मुबादला की सूरत में बेपनाह इजाफे का सबब बन सकते हैं। कैमरा टीम के साथ अज़हर हुसैन, पब्लिक न्यूज़, पिंडी भटियां। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, एक टाइम था जब डेंगी बहुत ज़्यादा उसके वार्ड जो थे वो जारी थे, तो उसमें कहा जाता था कि पपीता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फल है। और उस टाइम पर आई स्टिल रिमेंबर कि पपीता इतना महंगा हो गया था कि लोगों की पहुंच से दूर हो गया था। लोगों ने पपीते के पत्ते जो है उसकी कावा बना के पीना शुरू कर दिया। अपने घर में पपीते के वो दरख्त भी लगाए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। वो बिल्कुल डेंगू का इलाज कुछ और था, लेकिन वैसे पपीता बहुत फायदेमंद चीज है। और मैं ये बताऊं कि ये जो हमारे मुल्क में पाया जाता है ये तो ऑरेंजिश अंदर से होता है ना इसका, तो जो आप थाईलैंड या मलेशिया या सिंगापुर वगैरह में जाएं वहाँ पिंकिश सा कलर होता है इसका अंदर से, और वो मीठा भी ज्यादा होता है। इसकी क्या रीजन है? कोई कास्ट में फर्क है, बीज में फर्क है? बीज में फर्क है, जाहिर है। ये हरमीत भी बताएंगे कि वहाँ के पपीते का रंग फर्क होता है, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है ना हरमीत? मैं वैसे अगर सिंगापुर और थाईलैंड की बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है रूस साहब। वहाँ पे बिल्कुल उसका येलो कलर सा होता है, जिस तरह ये बिल्कुल पीला कलर है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि मीठा ज़्यादा होता है वहाँ का पपीता, यहाँ का पपीते से ज़्यादा मीठा होता है। और मैं तो खुद, मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि जहाँ पे हम काम करते वही पपीते के बाग भी बड़े ज़्यादा थे। हाँ। तो वहाँ से पपीता उठा के वही काट लेते, वही खा लेते थे बाजी। लेकिन इसकी तासीर बड़ी वो, क्योंकि वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं ज़्यादातर, इंडोनेशिया, मलेशिया और इन इलाकों में ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं। हाँ। तो इसलिए गर्म इलाकों में इसकी वो जो है उसकी लज्जत में भी फ़र्क आ जाता है गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हाँ अच्छा है। वैसे अच्छा रोमा को चखा देते हैं फिर कभी। नहीं मैंने खाया हुआ एक टाइम था, मुझे इसको देख के ही ना वो एक अजीब सा होता था कि पता नहीं है कैसा फल है, जायके में कैसा होगा। लेकिन मैंने इसको ट्राई किया तो ये बड़े मजे का फल है, और स्पेशली अगर ठंडा करके खाया जाए। उसको ठंडा करके खाया जाए, आप उसको काट ले, उसकी काशें बना ले, काशें बना के उसको काट के आप फ्रिज में रख लें तो आपको अजीब मजा देगा। कभी कभी वो मीठा नहीं निकलता, लेकिन जो मीठा पपीता होता है ना उसका तो मतलब जायका और उसकी तो बात ही और होती है। अच्छा, इसका एक और तरीका सिखाऊं आपको रोमा, अगर ये मीठा ना हो ना, हाँ। तो हल्का फुल्का ये चीनी को घोल के थोड़ा सा ना मेल्ट करके इसके ऊपर हल्का से अगर आप लगाएंगे, इसका पेस्ट करेंगे ना, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का स्वाद आता है। जबरदस्त हो गया ये तो। हमने लोगों को टेक्निक्स भी बता दी कि किस तरह से पपीता मीठा करके खाना है। खैर नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद आएंगे गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको खुशामदीद कहेंगे, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। PSL 6 पर बात करेंगे, जिसकी ट्रॉफी कौन उठाएगा फैसला आज होगा। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर मौजूद हैं और के आसिफ अहमद मौजूद हैं। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान, दोनों टीम कॉम्बिनेशंस को आप कैसे देखते हैं, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, दोनों के बारे में बताएं। देखिए, मैंने हमेशा बात की मोमेंटम की, तो दोनों ऐसी टीम है जिनका मोमेंटम ग्रेजुअली गेन किया। मुल्तान सुल्तान को एडवांटेज ये है कि ये बहुत बॉटम से एकदम ऊपर की तरफ आए और हर मैच में इम्प्रूव होते चले जा रहे हैं, तो इसलिए इनकी टीम को ज़्यादा एडवांटेज मैं दूंगा कि ये ज़्यादा बेहतर है। बट दोनों टीम को अगर बॉलिंग वाइज देखा जाए बड़ी बैलेंस है, बैटिंग वाइज बहुत बैलेंस है। पेशावर ज़ल्मी के अच्छे पॉइंट्स ये हैं कि वो पहले भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, चेस बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है दोनों टीम जब टॉस जीतेंगी, अगर जीतेंगी तो ज़ल्मी जो है वो चेस करना पसंद करेंगी और मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करना पसंद करेंगी, दोनों सिनेरियो में। अच्छा, सिर्फ जो मुझे एनालिसिस के तौर पे देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान जीत जाएगी अगर हजरतुल्लाह जज़ई को आउट कर लिया। डिफरेंस जो नजर आ रहा है दोनों टीम के अंदर, क्योंकि जो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, मुल्तान सुल्तान की टीम का ज्यादा इन्हिसार हजरतुल्लाह जज़ई पर उसी पे ही है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर जो होता है हर टीम के अंदर एक दो होते हैं। जो इम्पैक्ट प्लेयर अगर परफॉर्म कर जाए तो वो सिंगल हैंडेडली गेम को वे ले जाते हैं, जिस तरह मनरो की हमने बात की, या शर्जील है या फखर जुमान है, ये इम्पैक्ट प्लेयर चलते किसी मैच में है। हजरतुल्लाह जज़ई की अच्छी चीज़ ये है कि वो मोस्ट ऑफ द मैचेस में चल रहा है, फॉर्म उसकी लगी हुई है, हिटिंग उसकी पूरी जा रही है। तो अगर तो इन्होंने होमवर्क उस पर अच्छा किया, खासतौर पर सोहेल तनवीर की मैं बात करूँगा, मेरा ख्याल है कि बहुत सीजन लीग क्रिकेट के बॉलर हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करेगी मुल्तान सुल्तान। अगर तो उन्होंने उनको पहले 4-5 ओवर के अंदर आउट कर लिया तो मुल्तान सुल्तान के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ये PSL जीतना, बट अगर ना सके मुश्किल होगा। आसिफ, मतलब आप बीच में शामिल हो, बड़ी बैलेंस साइड्स हैं, लेकिन अगर टीमों में प्लेयर्स की स्ट्रेंथ देखी जाए
तो वो मुझे लगता है पेशावर ज़ल्मी की ज़्यादा है, बड़े नाम ज़्यादा वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे नाम उतने बड़े नहीं हैं मुल्तान सुल्तान की टीम में। निचले ऊपर आए हुए उठे हुए जैसे मतलब शाहनवाज धानी है, बिल्कुल नया प्लेयर है। शुएब मकसूद बाहर निकला हुआ था, अब दोबारा टीम में आया। एक सोहेल तनवीर है उनका सीजन प्लेयर। रिजवान भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इमरान ताहिर चलो पुराना मतलब प्लेयर है, लेकिन बैटिंग की साइड पे ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान के ज़्यादा बड़े नाम नहीं हैं जितने पेशावर ज़ल्मे में हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो मतलब क्या लगता है आपको फिर? अब देखें, इसमें एक तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जो फाइनल गेम है वो इट शुड बी लाइक अ फाइनल गेम। और जैसे हमने देखा था 2019 का जो वर्ल्ड कप था, नेल बाइटर मैच हुआ, फिर उस पर सुपर ओवर हुआ, वो हमेशा सदियों ये मैच याद रखा जाएगा। तो फाइनल मैच ऐसा होना चाहिए कि यकीनी तौर पर वन साइडेड नहीं होना चाहिए। शायकीन क्रिकेट और वो एक ऐसा मैच देखना चाहेंगे कि जो क्रंची मैच हो। सो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान के अंदर यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, लेकिन इन यंगस्टर्स ने इस थ्रू द टूर्नामेंट अपना लोहा मनवाया है परफॉर्मेंस से। शुएब मकसूद का नाम आपने लिया, शाहनवाज धानी का नाम आपने लिया। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों ऐसे प्लेयर्स थे कि जो की फैक्टर रहे मुल्तान सुल्तान की फतुहात के अंदर। सो मैं आज के मैच में, कल भी मैं ये कह रहा था कि मैं 50-50 इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों ही टीम जो है वो स्ट्रगल करके फाइनल में आई हैं, अच्छी क्रिकेट खेलकर फाइनल में आई हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। प्लेऑफ्स में भी दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। सो अब ये देखना ये है कि आज के दिन परफॉर्म कौन ज्यादा अच्छा करेगा और गलतियां कौन कम करेगा। सो मैं वैसे तो क्रिकेट फैन, मैं ये जी 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 हरमीत, हाँ जी, मैं जी आसिफ, अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी के हवाले से तो उतार चढ़ाव भी हमने देखा PSL के मैचेस में। चौथी मरतबा वो फाइनल में जा रहा है, तो इसका क्रेडिट क्या डैरेन समी को कितना जाता है भाई? देखें हरमीत पाजी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम पाकिस्तानियों को डैरेन समी की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उनको ऑनर भी करना चाहिए। उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया और डैरेन समी वो पर्सनालिटी है जिनको आप कभी भी डगआउट में उदास नहीं देखेंगे। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो खुद तो चेयर अप रहते हैं लेकिन पूरी टीम को चेयर अप रखते हैं। सो हेड कोच बनाया गया उनको, और जब वो उन्होंने चैंपियन भी बनवाया पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल पहले कैप्टन रहे हैं, फिर उसके बाद हेड कोच बने। तो उनकी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये कहें कि पेशावर ज़ल्मी को इस लेवल तक लाने में डैरेन समी को सहरा जाता है तो ये गलत नहीं होगा। इरफान, आप भी मतलब इसमें भी शामिल होइएगा। डैरेन समी की कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। ज़रा बॉलिंग साइड पे दोनों का कंपैरिजन किया जाए, उधर वहाब रियाज है, बड़ी अच्छी गेंदें कर रहा है, इधर शाहनवाज धानी ने हाईएस्ट विकेट टेकर मेरे ख्याल में है इस वक्त वो टूर्नामेंट का, तो उस हवाले से, और बाकी सपोर्ट इधर इमरान ताहिर है। इसमें थोड़ी सी बात मैं कोचिंग की हम कर रहे थे कि अगर सैमी को अब बिल्कुल हम जितनी उसकी एफर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हैं और हमने ऑनरी उनको नेशनैलिटी भी ऑफर कर चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खिदमात है और उन्होंने अपनी कंट्री को भी, वेस्ट इंडीज़ को भी 2 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जितवाया। लेकिन इसमें कोचिंग थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आ जाती है। कोचिंग एज ए मेंटोर तो आप मोटिवेट कर सकते हो लड़कों को, जो गेम प्लानिंग या अवेयरनेस है उसमें मेरा ख्याल है एज जो जाता है एंडी फ्लार्क को जाता है। अगर हम उन दोनों को एज ए कोच दोनों का बैलेंस देखेंगे तो वो एडवांटेज फिर मुल्तान सुल्तान को एज ए कोचिंग का जाता है। जो इतनी क्रंच गेम के ऊपर आपकी गेम प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह का आपने वर्कआउट करना है प्लेयर्स के ऊपर, तो वो एडवांटेज उधर है। दूसरा, कैप्टन का भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वहाब और रिजवान की कैप्टनसी, रिजवान जो है वो हम देख रहे हैं बड़ा शूड और बड़ा क्लेवर कैप्टन बनता चला जा रहा है। उसके अंदर जो गेम अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, बड़े टाइम के बाद मैंने सरफराज के अंदर एक गेम अवेयरनेस देखी और दूसरी अब सरफराज के अंदर, इसके रिजवान के अंदर देख रहा हूँ कि ये गेम अवेयरनेस उसके अंदर बहुत ज्यादा है। आप बैटिंग करते हुए देखें, उसे चेज करते हुए, चाहे वो न्यूजीलैंड में खेल रहा था या साउथ अफ्रीका में खेला या अभी भी खेल रहा है, तो गेम अवेयरनेस बहुत मैटर करती है। इसी तरह वो अभी इस नेशनल जो T20 कप हुआ था उसमें भी उसने अपनी टीम को चैंपियन करवाया, उसमें भी उसकी गेम अवेयरनेस बहुत जबरदस्त थी। तो ऐसा प्लेयर जिसके अंदर गेम अवेयरनेस हो, वही आपका कैप्टन हो, तो पूरी टीम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे धोनी की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि इस डेकेड के अंदर सबसे कामयाब कैप्टन धोनी था, क्योंकि उसके अंदर गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा थी कि वो अपने किस प्लेयर को खिलाना है, क्या पोजीशन पे करना है, बॉलर कब चेंज करने हैं, कूल रहता था। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे इसके अंदर रिजवान के अंदर नजर आती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये भी एडवांटेज। अच्छा, वैसे इरफान
जी जी आपने एक बात की कि अजहरुल्लाह गेम चेंजर है, वो अगर उसको उसकी विकेट ली जाए तो क्या पलटा पलट सकता है। अब मुझे ये बताइए कि भाजी मुल्तान सुल्तान में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो भारी पड़ सकता है पेशावर ज़ल्मी को? बैटिंग की बात करें तो ऑब्वियसली इंपैक्ट प्लेयर जो आ रहा है वो शोएब मकसूद आ रहा है। शोएब मकसूद जिस तरह की पावर हिटिंग कर रहा है और जिस तरह के वो अटैक कर रहा है, और शुरू में ही वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा डाल रहा है, फिर एंड में उनके पास फिनिशर बहुत अच्छे हैं, खुशदिल शाह है, रेली रुसो है, ठीक है, तो वो फिर क्लोजिंग की तरफ बड़ा अच्छा मैच को लेके जाते हैं, लेकिन इंपैक्ट ऊपर से डालना पड़ेगा। रिजवान के साथ जब इनका हमने कॉम्बिनेशन देखा, शान मसूद चले या ना चले, बट शोएब आके उस चीज को संभाल रहा है हर मैच के अंदर। और शोएब से मेरी अपनी पर्सनल भी बात हुई, मैं भी उनसे यही कह रहा था कि आपको अगर अपना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ना है तो आपको बड़े मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद उन पे क्रिटिसाइज ये रहा है, इवन दो दोस्ती के बावजूद, कि आपको बड़े मैच में आपने परफॉर्म नहीं किया। फाइनल के अंदर हम बात करें, कई फाइनल वो खेल चुके हैं, बट फाइनल में उनकी इस तरह की परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी। तो ये एक इंपैक्ट प्लेयर अगर आप जो क्वेश्चन है तो शोएब मकसूद है उनकी। हमें आखिरी 1-2 मिनट रह गए हैं, जरा कियासत से न्यूजीलैंड वाली बात कर लें। जरा न्यूजीलैंड की बात हो जाए। टेस्ट मैच में चैंपियनशिप जीती न्यूजीलैंड ने और 2.5 दिन हार्डली मैच हुआ है और इंडिया जो है वो ठुस कर गया। देखिए हम इस मैच से पहले हम ये बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड को एज होगा कि उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले इंग्लैंड में, और दोनों टेस्ट मैचेस में उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी। और उसके बाद उनका एक मोमेंटम बना हुआ था। केन विलियमसन एक लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे अपनी टीम के साथ, और देखें ये होता है सिस्टम कि केन विलियमसन को उन्होंने स्कूल से उठाया, स्कूल की टीम का कैप्टन था, अंडर 16 का कैप्टन बनाया, अंडर 19 का कैप्टन बनाया, अपनी नेशनल साइड का कैप्टन बनाया, और आज दुनिया की बेहतरीन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो जीत चुके हैं। और ये न्यूजीलैंड ने कोई बड़ा टाइटल अपनी जिंदगी में, उनके जो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड का जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है या उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री है, उसमें ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने ये टाइटल जीता है। और इसमें आप उनकी दाद दें, काइल जेमिसन ने पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर कल जो ट्रेंट बोल्ट और टिम साउथी ने दूसरी इनिंग्स में जो बॉलिंग की, उससे वाकई ये राउत साहब ने कहा कि इंडियन बैटिंग का कबाड़ा निकल गया। बड़े बड़े नाम, रोहित शर्मा, पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और खुद विराट कोहली, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया, और इस तरह न्यूजीलैंड जो वो चैंपियन बन गया, और हम उनको मुबारकबाद देते हैं। उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूजीलैंड को तो क्रेडिट हमें देना पड़ेगा। मेरा मानना यह था कि ये कंडीशन जो है इंग्लैंड की वो बहुत सूट करती है न्यूजीलैंड की कंडीशन के साथ, मोस्ट लाइकली सिमिलर है, तो उनके प्लेयर्स को बड़ा सूट कर रहा था, वो पहले खेल भी रहे थे। इंडिया की हार की वजह इंडिया खुद है। जितनी डिफेंसिव और नेगेटिव अप्रोच के साथ, टिमिड अप्रोच के साथ भारत उस मैच में उतरा, आप देखें जब वो बैटिंग के लिए आए इवन कोहली भी 2 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था, ठीक है, तो वो आप जब इस नेगेटिव अप्रोच के साथ आते हो, मैं क्यों बात कर रहा हूँ धोनी की, धोनी ने आपको सारे टाइटल इसलिए जिताया कि अग्रेसिव कैप्टन था, पॉजिटिव कैप्टन था। आप कोहली इंडिया की हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसकी जो अप्रोच एज ए कैप्टन है वो बहुत डिफेंसिव है। और लास्टली मैं इस पे क्लोज करना चाहूंगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके इनको हरवाया तो उस टाइम कैप्टन रहाणे थे, ये नहीं थे कोहली। फिर इसी तरह आपने एशिया कप जीता तो उस टाइम वो दूसरे थे। इसी के साथ ही हम अपना शो जो है उसको वाइंड अप करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया नाजरीन। इसी के साथ ही आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।